साथियों जय हिंद। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यदि इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है साथियों, जो एमपी टेट वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन रूल बुक जारी हो गया है और आई होप आप सभी लोगों का जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। यदि आप लोगों ने ये फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज यदि चुन रखा है तो आपके लिए जो 15 ये जो पेडोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, जो 15 अंक का जो पेडोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, वो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इस वीडियो में जो इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वे क्वेश्चनों को लगा के आप अपने जो भी तैयारी में जो कमी है उनका एनालिसिस आप इस वीडियो के माध्यम से, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चनों के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले नंबर जो क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है स्वाभाविकता का अमूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भाषा अर्जित करना। तो भाषा अर्जित जो करना होता है, क्या कठिन होता है, यहाँ पर क्या सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है या फिर समय की हानि होती है। तो जो भाषा जो अर्जित करना जो होता है, देखा जाए तो भाषा जो अर्जित किया जाता है वो स्वाभाविक होता है। बालक अपने परिवेश में रहकर या अपने आस पड़ोस में रहता है और अपने माता पिता एवं अपने मित्रों के माध्यम से सहज और स्वाभाविक रूप से वो क्या करता है, भाषा को अनुकरण के माध्यम से वो सीखता है। तो भाषा जो सीखने की जो प्रक्रिया जो होता है सहज एवं स्वाभाविक होता है। जब बालक विद्यालय जाता है तो वहाँ पर उसका जो भाषा सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत या अलग अलग लैंग्वेज के अंतर्गत जो सीखने की जो प्रक्रिया होता है वो लर्न करता है, वो सीखता है वहाँ पर अलग अलग बच्चों के माध्यम से। तो जो भाषा जो अर्जित किया जाता है वो अर्जन की जो प्रक्रिया जो होती है सरल और स्वाभाविक होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो तीसरे नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, क्या केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखने पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। जब बच्चों की जो शिक्षण करने के उपरांत किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो हम मूल्यांकन के माध्यम से उनके जो समस्याओं के सही कारणों की हम पहचान करेंगे और पहचान होने के बाद हम उन समस्याओं को, हम उन कारणों को पहचान करके हम मूल्यांकन के माध्यम से अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं का या कोई त्रुटि रह जाता है तो उनको उसके माध्यम से हम दूर कर देंगे। तो जो यहाँ पर यदि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता के ऊपर यदि बात करें, मुख्यतः यदि सफलता किस पर निर्भर करता है तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे तभी हम उनकी त्रुटियों को या उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, यहाँ पर कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो जो कहानी कथन, जो कहानी जो कहा जाता है या कहते हैं, तो उसमें देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता। तो कहानी जो कहा जाता है उसमें से निम्न में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर जो कहानी कथन के उद्देश्यों के पक्ष में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर शब्द भंडार का विकास करना, कल्पनाशीलता का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना या भाषा के लिखित रूप से। तो शब्द भंडार का भी विकास होता है कहानी कहने से, और कल्पनाशीलता उसमें बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और सृजनात्मकता का मतलब वो अपने विचार अलग से रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहानी कथन के अंतर्गत पक्ष में शामिल हैं। मगर ये भाषा के लिखित रूप से परिचय कराना, मतलब जब मौखिक रूप से कहानी कहा जाता है तो उसमें लिखित रूप से लिखित भाषा के लिखित रूप से यदि परिचय कराना, ये इसके पक्ष में शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि जो मूल्यांकन जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य, किस मुख्य उद्देश्य को लेकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
क्या बच्चों ने कितने पाठ पढ़े, क्या इसके लिए किया जाना चाहिए, या शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए, क्या इसके लिए किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर इसके लिए, या फिर अगली कक्षा में उन्नत करना, या दूसरी कक्षा में उनको पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो भाषा मुख्य रूप से मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं और किस माध्यम से सीख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का बच्चों के स्तर का मूल्यांकन स्तरों की जांच के लिए, या किस कंडीशन से वो भाषा को किस स्तर तक सीख पाए हैं, तो उन सभी के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर जो सी नंबर जो आंसर जो हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा साथियों। इसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना। यदि हम कविता को बच्चों को भावपूर्ण तरीके से, बिल्कुल भावपूर्ण तरीके से यदि पढ़ाते हैं तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है क्या, या कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, या फिर बच्चों का मनोरंजन करता है, या बच्चों को छंद अलंकार की ज्ञान होता है। इसमें आंसर की बात करेंगे तो कविता के माध्यम से जो हम कविता को भावपूर्ण तरीके से यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को उस कविता के भाव को समझने में उनको सहायता मिलेगी। ना कि यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे रहते हैं प्राइमरी लेवल के, तो बच्चों को छंद अलंकार की ज्ञान कराना ये अभी मतलब देखा जाए तो प्राइमरी लेवल में इतना उचित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर तो बी नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। केवल पठन कौशल का अभ्यास तो होता नहीं है, बच्चों का ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। हम बच्चे की गलतियां ढूंढना सीखेंगे नहीं इतना, हर तरीके से हम बच्चे की गलतियों को ढूंढना इसके पक्ष में नहीं है। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए आंसर, तो यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो 7वें नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, या फिर केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या इससे बच्चे की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो जो लोकगीत होते हैं, जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा क्लास में अपने एरिया के गीतों को जब गाने का अवसर दिया जाएगा, तो बच्चे अपने अपने एरिया के गीतों को गाएंगे। तो वहाँ की उनकी जो भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की, उनकी संस्कृतियों से, उनकी बोलियों की, इन सभी से वो क्या होंगे, एक दूसरे बच्चे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, उनके सीखेंगे, एक दूसरे के बोलियों के माध्यम से वो परिचित होंगे। तो यहाँ पर इससे बच्चे जो उनकी जितनी भी सांस्कृतिक जो विविधताएं होती हैं, उन सभी से वो क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो लोकगीतों को भाषा कक्षाओं में स्थान दिया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन देखें। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या डी नंबर प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो यहाँ पर देखा जाए बी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। यदि हम भाषा विकास के द्वितीय चरण की बात करें तो LSRW, यहाँ पर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर यदि स्पीकिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका स्पीकिंग, अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा बोलना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर भाषा विकास का द्वितीय चरण जो होता है बोलना, स्पीकिंग। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, या फिर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, या
सी नंबर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, डी नंबर केवल हाई स्कूल के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, क्योंकि बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के लिए प्रति रुचि उत्पन्न करना, हमको प्राथमिक स्तर से ही उनको उनके भाषा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन को, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ए नंबर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या, बी नंबर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता देखना है क्या, या फिर पुस्तक के प्रकाशन संबंधी जानकारी, या फिर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पर जो विस्तृत जो वर्णन करता है ये वाला डी नंबर ऑप्शन इसका विस्तार से वर्णन करता है। यहाँ पर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी इसमें शामिल कर लिया गया है और बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इसके ऑप्शन, स्वतंत्र, मौखिक, लिखित क्या, सहज मानक, सहज अप्रभावी क्या, योजना, सरलता, लिखित क्या, या फिर डी नंबर अभिव्यंजना, युक्तिगतता या मौखिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक हो जाएगा यहाँ पर, एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष महत्व होता है। अब बच्चे का जो सामाजिक विकास जो होता है वो निम्न में से किसके माध्यम से सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर खेल के माध्यम से होता है, या फिर साहित्य के, या फिर दिनचर्या, या फिर संचार माध्यम। तो यहाँ पर जो खेल है, खेल के माध्यम से क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो परिवेश से बच्चे शामिल होते हैं उसमें खेल में होते हैं, वो अपने अपने परिवेश के माध्यम से एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे को वो अपने परिवेश के माध्यम से शेयर करते हैं, बताते हैं। तो इस तरीके से उनके सामाजिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है, और खेल के माध्यम से भी एक दूसरे को अच्छे माध्यम से वो समझते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो हो जाएगा खेल हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? तो यहाँ पर जो किशोर अवस्था की जो प्रमुख जो समस्या जो होती है, क्या ये नंबर यहाँ पर वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो वजन बढ़ाने की तो यहाँ पर इसका तो कोई प्रमुख समस्या इससे संबंधित है नहीं। यहाँ पर शिक्षा की हो सकता है, थोड़ा बहुत शिक्षा भी हो सकता है होता है, और समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ पर यदि मुख्य रूप से प्रमुख समस्या की बात करें तो यहाँ पर जो है समायोजन की। क्या है, किशोर अवस्था में बच्चे जो इस आयु वर्ग के जो बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर यदि प्रमुख समस्या की बात करें तो यहाँ पर समायोजन की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर समायोजन। तो साथियों ये रहे पूरे इम्पोर्टेंट 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा, और आई होप आप सभी लोगों को यह प्रश्नों का सीरीज अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से। यदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।